हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। निश्चित रूप से आज आपका जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ है बहुत ही अच्छा गया होगा। जो 56 अंक का पेपर था, निश्चित रूप से आज आपने कम से कम 40 से ऊपर का स्कोर जरूर प्राप्त किया होगा। मैं उसी 2024 भौतिक विज्ञान फिजिक्स के पेपर की आंसर की आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बार हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आपके पहले प्रश्न से शुरू करके। पहला प्रश्न जो एमसीक्यू में था, फर्स्ट पार्ट, वो प्रश्न इस तरह से था, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। अब आपको ये बताया था कि इस त्रिज्या में जो फ्लक्स का मान है उस पृष्ठ पर वो है फाई। उस फ्लक्स का मान है फाई। अब यदि पृष्ठ की त्रिज्या को 3 गुना करते हैं, जब त्रिज्या 3 गुना करेंगे तो उससे निकलने वाला फ्लक्स, क्योंकि अभी भी इसके अंदर सम्मिलित फ्लक्स फाई है, तो उत्तर अभी भी क्या रहेगा, फाई। यानी कि आपका सही उत्तर होगा द। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका मान फिक्स होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसका सही आंसर था ए। थर्ड क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का मात्रक, ये हमेशा ही हर टीचर कहते हैं कि वीवी इंपॉर्टेंट होता है। रेजिस्टिविटी, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, जिसका मात्रक होता है, जो हमें हमेशा याद होना चाहिए, ओम इंटू मीटर। यानी कि सही ऑप्शन था सी, स। फोर्थ क्वेश्चन, जो आपका कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित था। यहाँ पे 30 ओम, यहाँ पे दिए हुए थे आपको 10 ओम, यहाँ पे दिए हुए थे 18 ओम, और ये आपको अज्ञात प्रतिरोध S था। और हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला पता है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का, P/Q = R/S। जहाँ ये P होता है, इसको Q कहते हैं, इसको R, इसको S। 30/10 = 18/S। ये कट गया इससे, ये इससे 6 टाइम कट गया, तो S की वैल्यू आ जाएगी कितने ओम, 6 ओम। ये आपका ऑप्शन जो था वो ऑप्शन था द। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। अगली बात करें, फिफ्थ। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब भी कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र उसके यदि लंबवत प्रवेश करेगा, लंबवत दिशा में गति करेगा, तो उस कण का पथ जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। तो सही उत्तर था ब, वृत्ताकार, सर्कुलर मोशन। देन ये था आपका फिफ्थ पार्ट। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 6, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सी डिवाइस, तो वो डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। सातवां प्रश्न सीधा पूछा गया था, विस्थापन धारा का सूत्र। विस्थापन धारा का सूत्र, इसका सही ऑप्शन था सी, ε0 d∅e/dt, मींस स ऑप्शन, जिसे कहें हम सी ऑप्शन, दैट्स द करेक्ट आंसर। आठवां प्रश्न जनरली न्यूमेरिकल्स में काम आता है। कई बार प्रश्न देते हैं कि वो 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है या 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उस स्थिति में जब वो वास्तविक बोलता है तो m हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, और वास्तविक इमेज बनेगी तो वास्तविक सदैव कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। यानी कि इसका सही आंसर था ऑप्शन ए इज करेक्ट। और यदि m पॉजिटिव होता तो वो वर्चुअल इमेज बनती, काल्पनिक, साथ में सीधी बनती। नंबर प्रश्न पुनः पार्ट 9 का ही था, और वो भी सीधा उत्तर है कि यदि अभिनेत्र और अभिदृश्य दोनों की आवर्धन क्षमता दी हुई है MO/ME, तो कुल आवर्धन क्षमता m का फॉर्मूला बन जाएगा MO.ME। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर था ये आपका 9। और 10वां एमसीक्यू,
सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश वो हमेशा नॉन पोलराइज्ड होता है, अनपोलराइज्ड होता है, अध्रुवित। इसका अर्थ हो गया, इसका सही उत्तर जो हो गया आपका हो गया ब, क्योंकि उसमें कंपन किसी एक निश्चित तल में सीमित नहीं होते हैं। अगली बात करें, गतिज ऊर्जा दे रखी थी आपको, अधिकतम गतिज ऊर्जा, उसको E max आइदर K कह सकते हैं, और अधिकतम ऊर्जा का सामान्य सूत्र होता है EV नॉट। बट ये वैल्यू आपको देखी 1.8 EV, तो ये देखिए E से E गया, तो V नॉट का आंसर आ गया आपका 1.8 V। यही निरोधी विभव कहलाता है, निरोधी विभव। इसका मतलब आपका इसका सही उत्तर हो गया स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 1.8 वोल्ट। इसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, 12वें भाग की, तो हमें पता है डी ब्रॉगली के अनुसार लैम्डा का सूत्र होता है h/p। तो यहाँ हमें p का सूत्र पूछा था, इसलिए p को उधर ले जाएंगे और लैम्डा को उधर ले जाएंगे, यानी p का सूत्र बन जाएगा h/लैम्डा। और इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। 13th प्रश्न, इस बार आपके प्रश्न में कहा गया था संघट्य प्राचल के अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का प्रतिनन कोण, एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितनी होगी? तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 डिग्री होती है जब इंपैक्ट पैरामीटर जो आपका होता है वो अधिकतम हो, और यदि इंपैक्ट पैरामीटर न्यूनतम होगा तो फिर उस समय वो बनता कितना एंगल? पाई, 180 डिग्री। 14th क्वेश्चन एक और न्यूमेरिकल था, उसमें ये पूछा गया आपको the value of excitation energy required to bring an electron to first excited state। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपका पहले E1 में था, उसको E2 में लेके जाना है, मूल ऊर्जा स्तर से अगले ऊर्जा स्तर में लेके जाना है। और हमें पता होता है मूल ऊर्जा स्तर में उसकी ऊर्जा होती है -13.6 eV, और इस स्तर की ऊर्जा जो होती है वो होती है -3.4 EV। तो यदि इलेक्ट्रॉन को इधर से ऊपर लेके जाना है तो हमें इस गैप को कवर करना पड़ेगा, यानी टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, तो -3.4 माइनस ऑफ -13.6, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 13.6 माइनस 3.4 मीन्स 10.2 EV, ये आपका आंसर होगा। इसका आंसर सही ऑप्शन था ब, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 15th MCQ, 15th सीधा सीधा क्वेश्चन था, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट, तो जैसे हम जानते हैं 6C12, 6C13, 6C14, इसका मतलब इनका एटॉमिक नंबर सेम पर मास डिफरेंट, और उन्हें कहते हैं आइसोटॉप्स, समस्थानिक, जो आपका यहाँ ऑप्शन था स, समस्थानिक, आइसोटॉप्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 15। फिर बात करें लास्ट MCQ 16 की, अकार्बनिक अर्धचालक, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। आपकी किताब में क्लियर कट ये उदाहरण दे रखे हैं और मैंने इनको भी इंपॉर्टेंट भी बताया था, और इसका सीधा आंसर होगा CDS। इसी के साथ ये आपके MCQ का पोर्शन खत्म होता है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो पहली फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट, एकल धनावेश। एकल धनावेश हम जानते हैं ऐसा होता है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस तरह से आती है, यानी इसकी फिल इन द ब्लैंक का आंसर बनेगा कि एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः, ये त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है, तो आपका फिल इन द ब्लैंक बनता बाहर की, और इंग्लिश में कहें तो उसे कहेंगे आउटवर्ड। सेकंड पार्ट, इकाई विद्युत क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के परिणाम। अपवाह वेग यानी Vd और इकाई विद्युत क्षेत्र यानी E। तो हमें पता होता है फॉर्मूला होता है Vd इक्वल म्यू ई, तो इस E का डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा म्यू, और म्यू का मतलब होता है गतिशीलता, मोबिलिटी, और यही आपकी फिल इन द ब्लैंक थी, मोबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काउंट होता है कि गैल्वेनोमीटर को आइदर वोल्टमीटर में बदलना हो या अमीटर में। यहाँ हमें पूछा गया था गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है, तो हमें पता है उसके लिए श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम में कौन सा प्रतिरोध जोड़ेंगे? उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है और यही आपकी फिल इन द ब्लैंक थी, हाई रेजिस्टेंस। अगला चौथा प्रश्न, चौथी फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 2 की ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। प्रति इकाई आयतन उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को छोटे एम से दर्शाते हैं और आयतन यानी भी इकाई आयतन का उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, उसी को मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और यदि हम पुरानी राजस्थान बोर्ड की बुक की बात करें तो इसका नाम लिया जाता है चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और जिसको वहां पुरानी किताबों में आई से दर्शाते थे और अभी जो सीबीएसई की बुक्स में दर्शाया गया है उसे एम से दर्शाया गया है। फिर बात करें पांचवी फिल इन द ब्लैंक्स की, एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, तो ये सिंपल सा समझिए, ये प्लस का ये माइनस का, तो पूर्ण चक्र के लिए इसका औसत मान कितना हो जाएगा? 0। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, पर ध्यान रखना क्योंकि वो अवतल दर्पण है इसलिए उसकी r लेंगे माइनस, तो f का फॉर्मूला बनेगा r/2 -24/2 -12 और वहां यूनिट थी cm, तो इसकी यूनिट भी हो गई cm। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, सातवें प्रश्न की बात करूं तो सीधी सीधी परिभाषा थी कि किसी भी अवरोध के किनारों द्वारा तरंग का अपने मार्ग से मुड़ जाने की क्रिया को विवर्तन, विवर्तन को इंग्लिश में कहें तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। यही आपकी फिल इन द ब्लैंक थी। 8वां, आपको डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन के लिए इसका फॉर्मूला पूछा गया था, तो लैम्डा ई का जनरल फॉर्मूला ये होता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10, परंतु यहाँ थोड़ी कलाकारी की गई, उसको नैनोमीटर में पूछा गया, तो नैनोमीटर में पूछने के लिए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर यानी 1 इधर और 9 इधर, क्योंकि हम इसी को क्या लिख पाएंगे? नैनोमीटर, और इनको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1.227 नैनोमीटर/√v, और यही हो गया आपका आंसर। और उसके बाद अगले फिलअप, 9th फिलअप, एक हाइड्रोजन की पहली कक्षा की त्रिज्या दे रखी है जिसको हम R1 कहते हैं, 0.5 10⁻⁻10 मीटर। आपको दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछी है, तो हमें पता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है Rn = n² ऑफ R1, और यहाँ n की वैल्यू हो गई आपकी 2, तो R2 = 2² ऑफ R1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू R1, R1 की वैल्यू आपके पास है, जब मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा 20 पर पॉइंट है 2 बच जाएगा, तो 2 × 10⁻−10 मीटर, यही आपका आंसर। और 10th क्वेश्चन तो सबसे इजी पूछा गया था। अब जब ये अर्धचालक कितने प्रकार के होते थे हमें पता है, 2 प्रकार के, एक p प्रकार का, दूसरा n प्रकार का, और इसी के साथ आपकी फिलअप्स भी यही समाप्त होती है। अब बात करें आगे 1 मार्क के क्वेश्चंस में, तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट था जब एकल धनावेश होता है तो उसके लिए समविभव पृष्ठ बनाना है। ये क्वेश्चन हल्का सा अच्छा था, समविभव पृष्ठ इंपॉर्टेंट भी था और अच्छा भी था। कई बार कह देते हैं कि हम ये चित्र बना के आ जाते हैं, ये चित्र यहाँ नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये तो विद्युत क्षेत्र को बताता है, हमें बताना है समविभव पृष्ठ, वो सीधा सीधा ये होता है। अगर हम प्लस क्यू की बात करें तो सीधा ये कंसेंट्रिक सर्कल्स, कोई भी अगर एक सर्कल बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, ये समविभव पृष्ठ कहलाते हैं, क्योंकि इनके हर बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न से इजी प्रश्न नहीं हो सकता। सेकंड प्रश्न, ओम का नियम का ग्राफ, तो V और I में कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तीसरा परिभाषा था। चौथा बात करें, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न था, स्वप्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न का उत्तर था क्योंकि ये परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करता है।
फिर सीधी बात करूं, 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न था आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य का संबंध। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और कई बार थ्योरी, तो यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया गया E = डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। फिर सेक्शन ब की बात करें, यानी प्रश्न नंबर 4 की, एक न्यूमेरिकल था 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्रों को पार्श्व क्रम यानी कि पैरेलल समांतर क्रम, और समांतर क्रम में हमें पता है यदि 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य धारिता का सूत्र जो बनेगा 666। तो उस केस में C का सीधा फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3, C पैरेलल, तो C1 C2 C3, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 18 माइक्रोफैराड। यह आपका चौथा प्रश्न यही समाप्त होता है। 5वें प्रश्न की बात करें तो 2 परिभाषाएं पूछी गई थी, विद्युत बल और आंतरिक प्रतिरोध। 6ठा प्रश्न, चुंबकीय रेखाओं के 2 गुण बताएं, कुछ भी बता सकते थे कि ये N से स्टार्ट होती है और S पे खत्म होती है। दूसरा ये भी कह सकते हैं, अंदर की तरफ बात करें अगर छड़ चुंबक में, तो वो S से N की तरफ होती है। ये बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है, इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को दर्शाती है। फिर बात करें प्रश्न नंबर 8, जो एक न्यूमेरिकल था। पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित 5 मीटर लंबा एक सीधा चालक तार, यानी आपको L दे रखा है, वो 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला के क्षेत्र में, यानी आपको साथ में चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, और वो इतने वेग से गति कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको V दे रखा है। उस छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत बल यानी E, जिसका फॉर्मूला होता है VBL। तो B की वैल्यू 0.3 × 10⁻⁴, V की वैल्यू 2, L की वैल्यू 5। हल कर लेंगे हम इसको, ये उड़ गया, ये 10 से ये 10 गया, उत्तर बच गया 3 × 10⁻⁴, और E है प्रेरित विद्युत बल जिसका मात्रक होता है वोल्ट। यही आपका उत्तर हो गया, सिंपल सा प्रश्न था। और अगला प्रश्न नंबर 9, उससे इजी प्रश्न नहीं हो सकता। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 3 विकिरणों के नाम, आपकी जो मर्जी, गामा विकिरण, इंफ्रारेड अवलंब विकिरण, रेडियो विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, कुछ भी लिख दीजिए, परावैंगनी तरंगे, यूवी रेडिएशन, सारे सही है। 10वां प्रश्न पुनः एक न्यूमेरिकल था, उसमें बताया गया दूरबीन की आवर्धन क्षमता 9 है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता को m से दर्शाते हैं और m का फॉर्मूला होता है FO/FE। तो हम सीधा इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहां से FO का फॉर्मूला बन जाएगा 9FE इक्वेशन में। नली की लंबाई दी हुई है, नली की लंबाई को L कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है FO + FE। हम इस 1 को 2 में पुट कर देंगे, FO की जगह लिख देंगे 9FE + FE। तो ये कितने FE हो गए आपके 10 FE, जबकि लंबाई हमें दी हुई थी 100 सेंटीमीटर। तो ये इससे 0 से 0 गया, तो FE की वैल्यू आ चुकी है 10, और क्योंकि वो सेंटीमीटर में था तो ये भी किसमें होगा, सेंटीमीटर। इससे हमें FO मिल जाएगा 9 गुना इसका, तो 9 गुना कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ये आपका 10वां न्यूमेरिकल यही समाप्त होता है। फिर अगर बात करें 13वें प्रश्न की, एक और न्यूमेरिकल था आपका, 20 वाट के बल्ब से, वाट को पावर कहते हैं, तो आपका पावर दे रखा है 20 वाट, 5 × 10⁹ फोटोन प्रति सेकेंड ये उत्सर्जित होते हैं। तो हमें प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो अब ढंग से देखिएगा, इसको मैं n/t बोल सकता हूं, यूं समझे तो, अगर हम एक तरह से ये n/t है, तो हमें सामान्य रूप में पावर का सूत्र पता होता है, ऊर्जा बट्टा समय, कार्य करने की दर या ऊर्जा के खर्च करने की दर। और यदि नंबर ऑफ फोटॉन्स दे रखे हो तो उस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं ne/t। अब अगर ढंग से देखा जाए तो आपके पास n/t की वैल्यू पड़ी है, p की वैल्यू पड़ी है, e चाहिए, तो p की जगह रख देंगे 20, n/t की जगह रख देंगे 5 × 10⁹, और हमें एनर्जी नहीं ध्यान, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी एनर्जी आ जाएगी 4, और ऊपर चली जाएगी पावर -9, और एनर्जी है तो यूनिट क्या होगी आपकी
जूल। ये हो गया आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर। क्या कहा था? पावर दिया था फोटोन प्रति सेकेंड, यानी n/t की वैल्यू दी हुई है। एनर्जी का फॉर्मूला तो एनर्जी नहीं पता है, पर पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो हम जब नंबर ऑफ फोटॉन्स देवे तो फॉर्मूला चेंज करके लिख देते हैं ne/t। आपको n/t की वैल्यू पता है, p की वैल्यू पता है, उसको पुट करते ही आपका आंसर तैयार है। इसके बाद बात करें तो एक 18वां प्रश्न था। 18वें प्रश्न का जो ब भाग था उसमें एक आपको इस तरह से इनपुट दिया था, फिर एक डिवाइस y दी थी और आउटपुट इस तरीके से दिया गया। जब इस तरीके से आउटपुट मिला तो सीधी सी बात है, ये y जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग निष्क्रियकारी, फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपका 18वें के और वाले का आंसर था। फिर बात करता हूं, अंतिम दो न्यूमेरिकल्स बचते हैं जो 19th का ब था, अ भाग में, उसका फर्स्ट पार्ट में। उसमें आपको आई की वैल्यू दी हुई थी साइन ओमेगा टी 4 टाइम्स और बी की वैल्यू दे रखी थी 200 साइन ओमेगा टी प्लस π/3। हमें पता है आई का सामान्य सूत्र होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, बी का सामान्य सूत्र होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू आ गई 4, वी नॉट की वैल्यू आ गई 200, बट हमें पता है IRMS का फॉर्मूला होता है आई नॉट अपॉन √2। तो आई नॉट की वैल्यू 4 अपॉन √2। VRMS का फॉर्मूला होता है वी नॉट अपॉन √2, तो 200 अपॉन √2। तो एक एवरेज पावर जिसे कहते हैं पावर एवरेज, इसका सामान्य सूत्र होता है VRMS IRMS cos phi। मान रख देंगे, VRMS का मान है 200 अपॉन √2, I का मान है 4 अपॉन √2 और ये आपका फेज डिफरेंस कहलाता है। तो phi की वैल्यू हो गई कितनी? पाई अपॉन 3, तो cos π/3। सॉल्व करेंगे 400 u का u 4 u का u नीचे मल्टीप्लाई हो गया 2 बन गया और cos 60 की वैल्यू होती है कितनी? हाफ। तो ये 2 और 2 से ये 4 गया, तो आपका उत्तर बच गया 200। हमने ज्ञात किया पावर, तो यूनिट क्या हो गई? वॉट। और यहीं पे आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। उसके बाद बात करें इसी में एक अंतिम प्रश्न, एक अंतिम प्रश्न न्यूमेरिकल जो था आपका 19th का ब, उसमें आपको LCR परिपथ में R की वैल्यू दे रखी है 24 ओम, XL यानी प्रेरित प्रतिघात दे रखा है 110 ओम और धारितीय प्रतिघात आपको दे रखा है 110 ओम। और हमें पूछा गया था प्रतिबाधा, इंपीडेंस, इंपीडेंस का मतलब Z, और Z का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे हम 24 का स्क्वायर 110 माइनस 110 का स्क्वायर, तो √24 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो बचेगा सिर्फ क्या? 24 का स्क्वायर। तो आंसर 24। और क्योंकि ये प्रतिबाधा है तो एक तरह से प्रतिरोध है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती थी, आप एमसीक्यू में समझे तो सीधा समझ सकते हैं। जब XL इक्वल XC होता है तो ये अनुनाद की रेजोनेंस की स्थिति बनती है और रेजोनेंस की स्थिति में Z जो होता है वो सीधा सीधा R के इक्वल होता है, यानी कितने ओम हो जाएगा? 24 ओम। उस समय Z मिनिमम होता है। और स्टूडेंट्स निश्चित रूप से यही सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस थे। आपका पेपर निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा गया होगा। दूसरी बात, मैंने जो गेस्ट पेपर दिया था उसकी भी अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे गेस्ट पेपर में जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दी थी आपको टोटल करीब 230 फिलअप्स थे। उन फिलअप्स में से 12 से 12.5 मार्क्स के नंबर कवर हुए हैं, भले वो फिल इन द ब्लैंक में आए हो, भले वो एमसीक्यू में आए हो और भले वो डेफिनेशन में कहीं पूछे गए हो। और इसी तरह से जो बाकी बड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उनमें लगभग 21 से 22 नंबर के क्वेश्चंस
यानी यूं कहूं तो मोटा मोटी 33 से 35 मार्क्स के प्रश्न उन इम्पोर्टेंट में से आए थे जो केवल और केवल 100 से लेके 125 पेजेस का मैटर था। निश्चित रूप से आपने शायद वो भी पढ़े होंगे और इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। मैं राजेंद्र जैन, पाली से फिजिक्स लेक्चरर।